ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि जो जितने भी कुंभक हैं उसको तीनों बंधों के साथ करके करना है। तो पहले दिन में हम लोग 10-10 बार करेंगे, दूसरे दिन में फिर 5 बार बढ़ा के 15-15 बार, तीसरे दिन में 20-20 बार, और उसके आगे मतलब हम लोग जितने दिन तक करेंगे अभ्यास, है ना, तो हर दिन हमको 5-5 बार तक इसको बढ़ाते हुए जाना है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तीनों बंधों के साथ, क्योंकि जो प्राणायाम है उसको किसके साथ करने के लिए बोला गया है, तीनों बंधों के साथ करिए। तो पहला है हमारा मूल बंध, दूसरा है उद्यान बंध, और तीसरा है जालंधर बंध। तो अब देखते हैं हम मूल बंध की विधि। तो मूल बंध के लिए कहा गया है कि शरीर के अधोभाग में विचरण करने वाले अपान वायु मैम को ये सूर्य भेदी प्राणायाम ही दिख रहा है। हाँ? सूर्य भेदी प्राणायाम ही दिख रहा है। अच्छा, मैंने बंद वाला पेज ओपन किया था, वो नहीं दिख रहा है। एक मिनट शेयर करूँ। अच्छा ठीक है, एक बार रीशेयर करी मैं, है ना, बताइएगा आप लोग। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है। जी मैम, थोड़ा सा इको हो रहा है वॉइस। एक मिनट, मैं नेटवर्क चेंज कर रही हूँ। अभी भी हो रही है क्या? नहीं, अभी तो ठीक है। हाँ, अभी दिखा स्क्रीन, बंद वाला पेज ओपन है। जी मैम। नहीं, लोगो है। लोगो 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 दिख रहा है मैम अभी जस्ट। आप लोगों की MDY वॉइस नहीं आ रही है मेरे तक। MDY का लोगो है मैम। एक मिनट एक मिनट, मैं नेटवर्क ही चेंज कर लेती हूँ। से आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है मैम अच्छी। ब्रेक और करा रही मैम। चेक कीजिए आप, बाकी लोग भी चेक कर लीजिए। मेरे साइड से ही ब्रेक हो रही है क्या? यस मैम। अभी भी हो रहा अभी है? क्लियर है मैम। अभी ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट होगा तो बता दीजिएगा, है ना। चलिए, है ना, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? बंध के बारे में। तो हमारा पहला बंध है मूल बंध, दूसरा है उद्यान बंध, और तीसरा है जालंधर बंध। तो मूल बंध मैम 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 जैसे ही आप स्क्रीन शेयर करते हैं आपकी वॉइस ब्रेक होती है और आप स्क्रीन मैं शेयर नहीं वीडियो कर रहे ऑफ तो नहीं करके हो रही है। पढ़ाती हूँ, है ना, ताकि एटलीस्ट आवाज सही से जाए। चलिए, अब आ रही है मेरी आवाज सही से? जी। जी। चलिए पढ़ते हैं, है ना। एक बार डीप ब्रीथ इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए सब लोग, और शांति से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला है हमारा मूल बंध। तो शरीर के अधोभाग में विचरण करने वाले अपान वायु को, गुदा को संकुचित करके बलपूर्वक ऊपर उठाने की प्रक्रिया को मूल बंध कहते हैं। तो अधोभाग में मतलब शरीर का जो हमारा निचला हिस्सा है, जिसमें हमारा एनस और मतलब ये सब पार्ट आते हैं, तो उसमें विचरण करने वाली अपान वायु, तो ये अपान है हमारे पंच प्राण में से एक। कौन कौन से हैं हमारे पंच प्राण? माइक ओपन करके जल्दी रिस्पॉन्स करें, है ना। प्राण अपान प्राण अपान ध्यान। समान उदान बयान। हाँ चलिए ठीक है। तो ये हमारे जो पंच प्राण है उसमें से एक है अपान वायु, अपान के निचले हिस्से में अधोभाग में स्थित होता है। तो गुदा को संकुचित करके मतलब एनस, गुदा को संकुचित करके बलपूर्वक उठाने की प्रक्रिया को मूल बंध कहते हैं। अगर हम इसको मसल्स के मतलब साइंटिफिक वे में बात करें, तो जो हमारा एनस होता है और जो हमारा योनि का, दोनों के पार्ट के बीच का जो मसल होता है ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके जब हम लोग ऊपर की ओर खींचते हैं तब उसको बोला जाता है मूल बंध। और इसमें क्या बोला गया है? गुदा को संकुचित करके बलपूर्वक ऊपर उठाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मूल बंध। मेथड क्लियर हुआ? लाभ, फिर उसके बाद लाभ बोला गया है इसका, ये अपान वायु ऊर्ध्व गमन से वहनी मंडल से योग करता है।
और प्राण में अग्नि और अपान के मिल जाने से देहजन्य विकार जल जाते हैं। तो हम लोग ऊपर खींच रहे हैं, प्राण वायु है वो नीचे से क्या जा रहा है ऊपर में, और वहनी मंडल स्थित होता है हमारे नाभि में। तो अपान वायु का उससे संयोग होता है। फिर उसके बाद प्राण में अग्नि और अपान के मिल जाने से प्राण वायु भी इधर से आती है, तो उसमें अग्नि और अपान वायु के मिल जाने से क्या है, देहजन्य विकार है वो जल जाते हैं। और अग्नि से तप्त होकर सुप्त कुंडलिनी जागृत होकर क्या है, सीधी हो जाती है। मतलब वहनी मंडल है हमारा नाभि, नीचे से आया अपान वायु और ऊपर से आएगा हमारा प्राण, और उसमें जब संयोग होगा तो उससे क्या है, हमारी कुंडलिनी तप्त होगी और उससे जागृत होकर सीधी हो जाती है। ये है हमारा मूलबंध। सबको क्लियर हुआ? तुरंत रिस्पॉन्स करे यस और नो। देहजन्य विकार में Yes, क्या ma'am. होता है ना? शरीर में स्थित जो विकार होते हैं वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आया समझ में? आया कि नहीं आया जी, भाई? मैम. कुछ ऐसे कोई रिस्पॉन्स कर रहा है? कौन कौन रिस्पॉन्स कर रहा है मैं देख नहीं पाती हूँ, तो माइक ओपन करके आप लोग आंसर करने का कष्ट किया कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम लोग है क्रियान्वयन। मैम जब रेचन जब आप करते हैं, पढ़ाते हैं तो आवाज ब्रेक होता है जब आप पढ़ाते हो, और जब डांटते हो तो अच्छे से आ अच्छा रहा है। ठीक है, वो नेटवर्क भी डांटना है करके वो डर जाता है, तो इस कारण से आवाज उस टाइम पे अच्छे से आती है। ठीक है, चलिए, तो मैं डांट के पढ़ाना पड़ेगा क्लास के टाइम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो उद्यान बंध के बारे में बोला गया है, कुंभक करके जब रेचन करते हैं उससे पहले उद्यान बंध किया जाता है, जिससे प्राण सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊर्ध्वगमन करता है। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, उद्यान बंध के बारे में क्या पढ़े हैं कि जो हमारा पेट का मतलब इसका जो मसल्स होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर या नीचे ऐसा ले जाने का। लेकिन इसमें क्या है, दूसरा बोला गया है। कुंभक में क्या करेंगे, मतलब मेथड के बारे में डायरेक्ट ऐसे ही बताया गया कि कुंभक करेंगे मतलब इनहेल करेंगे, उसके बाद होल्ड करेंगे, और होल्ड करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, रेचन करेंगे, है ना। तो होल्ड करने के बीच में और एक्सेल करने के बीच में उसमें क्या किया जाता है, उद्यान बंद किया जाता है। ठीक है, इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद एक्सेल करेंगे, तो होल्ड और एक्सेल के बीच में क्या किया जाता है, उद्यान बंद किया जाता है। और इससे क्या है, प्राण सुषुम्ना नाड़ी के भीतर क्या है, ऊर्ध्वगमन करता है। ठीक है, और इसकी विधि क्या बतलाई गई है कि वज्रासन सिद्धासन में बैठकर दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक पैरों पर रखे, और उसके बाद कंध को दबाते हुए पेट को ऊपर की ओर खींचते हुए गला एवं हृदय को भी तनाव देते हुए खींचना चाहिए। कंध का स्थान कौन सा है, बाकी ग्रंथों में आया है ना कंध का चर्चा? मेढ्रू के पास में। मेड के पास में, हाँ ठीक है। चलिए, शक्ति चालनी मुद्रा में करके चर्चा की हुई है ना। घेरण संहिता और हठ प्रदीप का इन दोनों में ही आया होगा। ये तो सबसे पहले क्या करना है, हमको सिद्धासन में बैठना है और दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक क्या है, पैरों पर रखेंगे। फिर उसके बाद कंध को दबाते हुए पेट को ऊपर की ओर खींचना है। जैसे बाकी में बोला गया है कि जो पेट की मांसपेशी है उसको क्या करना है, हमको पेट को ऊपर की ओर खींचेंगे एवं गला एवं हृदय को भी तनाव देते हुए खींचना है। ये क्या हुआ हमारा उद्यान बंध। और इसका लाभ बताया गया है कि पेट के समस्त विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। आया समझ में ये? जी मैम. यस और नो? मैम एक बार बता दीजिए उद्यान बन का तरीका। उद्यान वन में क्या बोला गया है, सिद्धासन में बैठेंगे। सिद्धासन की विधि हमने पढ़ा ना कि बाएं पैर की एड़ी को सीवनी से लगाएंगे, फिर दाएं पैर को उसके ऊपर में रख देंगे, इसी को क्या बोलते हैं, सिद्धासन बोलते हैं। उसमें बैठेंगे। अब दोनों हाथों को दोनों पैरों पर रख लेंगे। तो दोनों पैरों पर, तो ये हमारे पैर जो हमारे पांव है वो तो यहाँ सेटल है, तो दोनों को में हम लोग पीछे रखेंगे, ये घुटने के ऊपर है ना, दोनों पैरों के ऊपर रखना है। उसके बाद कंध को दबाते हुए, तो इसमें एग्जैक्ट जो कंध का स्थान है मतलब मेड़ के आसपास, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग करके बताया गया है, यहाँ पे स्पेसिफिक चर्चा नहीं की गई है
कि कहाँ पर दिया गया है करके। तो ये क्या बोलते हैं, योनि स्थान के पास ही, मतलब सिवनी के स्थान पर को कंद बोला गया है। ठीक है, कंद को दबाते हुए पेट को ऊपर की ओर खींचना है। कंद को दबाया, फिर उसके बाद क्या करना है, इनहेल करेंगे, फिर क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, और उसके बाद क्या है, ऊपर की ओर खींचेंगे, और उसके बाद गला एवं हृदय को भी तनाव देते हुए खींचना, मतलब ऊपर की ओर खींचेंगे तो गला और हृदय दोनों में क्या होगा, तनाव करते हुए उसको ऊपर की ओर खींचना है। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, एक्सेल कर देंगे। तो ये जो होल्ड और एक्सेल के बीच में करते हैं वही क्या है, उद्यान। क्लियर हुआ? एक बार और रिपीट करूं? मैम जैसे कि हम होल्ड कर रहे हैं और फिर हम रेचक से पहले जो है हम उद्यानवन करें, लेकिन मैम उद्यानवन को मैं पूरा एक्सेल करने के बाद प्रॉपर उससे होगा ना, मतलब वो समझ में नहीं आया। लेकिन मेथड इसमें यही दिया गया है ना, देखो अलग अलग तरीके से सब किया जाता है, लेकिन ग्रंथ में, बहुत सारे ग्रंथ सब चीज की चर्चा की गई है ना, तो क्या डिफरेंट है यही चीज तो हमको याद रखना है। तो इसमें क्या बोला गया है, इनहेल करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। फिर जब ये होल्ड करेंगे ना, तो उसी बीच में हमको क्या करना है, कंध को दबाते हुए पेट को ऊपर की ओर खींचना है, उसके बाद गले एवं हृदय को भी तनाव देते हुए ऊपर खींचना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा, उसके बाद एक्सेल करेंगे। तो यही क्या है हमारा ध्यान बल। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब पहले Yes or पूरक no? करना है, मतलब पहले पूरक करना है, फिर कुंभक हाँ करना है, और पूरक के हाँ, बाद पहले उद्यान बंद करना है और फिर रेचक करना है। रेचक के पहले सब सारे क्रिया कर लेंगे, उसके बाद हाँ, एक्सेल करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब इसका हाँ, लाभ तो क्या इसका बताया गया मतलब है, ये पेट अंतर के कुंभक में होगा। हाँ, इसके अंधा मतलब ये, कुंभक करके। ओके। यस यस, ठीक है। चलिए, इससे क्या लाभ क्या होता है कि पेट के समस्त विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं पूरक के अंत में को रोकने के लिए कंठ संकोचन क्रिया करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जालंधर बंद कहते हैं। तो पूरक के अंत में है ना, जब हम लोग होल्डिंग करते हैं ब्रीथ को, तो उस ब्रीथ को रोकने के लिए जो हम कंठ का संकोचन करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, जालंधर बंद बोला जाता है। ये जनरली वही मेथड है जो हम लोग करते हैं। ठीक है, इसमें में भी किसी को डाउट हो ही ना। चलिए, अब होता है उसके बाद किन दोषों से साधक शीघ्र रोगी हो जाता है। तो इसमें कहा गया है कि दिन में सोना, उसके बाद है रात्रि जागरण, ये मैं पूछूंगी है ना, तो इसको स्पेशली आप लोग फोकस करेंगे। उसके बाद है तीसरा अति मैथुन, फिर उसके बाद है दिन में सोना, मतलब एकदम ज्यादा जग रहे हैं है ना, सॉरी दिन में सो रहे हैं दोपहर में या और कभी भी। फिर उसके बाद रात्रि जागरण, जनरली जो हमारा सोने का टाइम है उसके ना सो करके हम लोग रात भर जो जगते हैं वो है अति मैथुन, मतलब अत्यधिक हम लोग क्या है, मैथुन की क्रिया करते हैं वो। फिर उसके बाद है चौथा मल एवं मूत्र के वेग को रोकना, जब जब मल एवं मूत्र हमको लग रहा है तो उसके वेग को, मतलब हम लोग ना जा करके उसको क्या है, विसर्जन करने के बजाय उसको रोक करके रखे रहते हैं, ये है चौथा। फिर ज्यादा चलना, बहुत अत्यधिक अत्यधिक हम लोग जब चलते हैं तो इससे भी साधक क्या है, शीघ्र रोगी हो जाता है। फिर उसके बाद है छठवा आसनों का उचित ढंग से अभ्यास ना करना, ये तो रीजन सब लोग जान ही रहे होंगे कि अगर हम लोग आसन का सही ढंग से अभ्यास नहीं करेंगे तो उससे भी क्या है, साधक शीघ्र रोगी हो जाता है। उसके बाद क्या है, प्राणायाम की क्रिया में बहुत शक्ति लगाना, मतलब धीरे धीरे बढ़ाने के लिए बोला गया है ना, जैसे अगर समझने के लिए देखा जाए तो 5-5 की संख्या में बढ़ाने के लिए बोला गया है। अब हम एकदम शुरू से चालू किए, अब 20 बार 25 बार ऐसे 5-5 ना बढ़ा करके हम लोग एकदम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं है ना, तो हम प्राणायाम की क्रिया में बहुत अधिक शक्ति लगाते हैं, तो इससे भी साधक शीघ्र रोगित हो जाते हैं। और चिंतित रहना, ये तो समस्या नॉर्मल लोगों में भी देखने को मिलती है ना, कि ज्यादा हम चिंता करेंगे तो उससे भी क्या है, हम रोगी हो जाएंगे। तो ये टोटल हमारे 8 हैं जिससे साधक है वो शीघ्र रोगी हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट योग अभ्यास के विघ्न और बचाव। किनको चाहिए था विघ्न, भाई देखिएगा है ना, इस उपनिषद में मिल गया हमको विघ्न, आप याद करके आइएगा, आपसे ही नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी। ठीक है, तो योग अभ्यास के विघ्न,
तो पहला है योग अभ्यास के द्वारा रोग हो गया यह कहकर अभ्यास बंद कर देना। जनरली ऐसा कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं, मैक्सिमम लोगों की यही वो है कि योगा प्रैक्टिस किसी स्पेशल मतलब जो सही गाइड के अंदर में रह करके करने के लिए बोलते हैं ना, लेकिन लोग क्या है उल्टा सीधा करते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं लोगों को और रोग हो जाता है। तो ऐसा करते हैं, मतलब बोलने लग जाते हैं कि हमने योग करना चालू किया और हम क्या बोलते हैं बीमारी के शिकार हो गए। तो ऐसी कह करके क्या है योग अभ्यास को बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद है साधना पर शंका करना या फिर विश्वास ना होना। जो योग साधन हम कर रहे हैं उस पर हम क्या करते हैं, शंका करते हैं कि इस पर मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। फिर है उसके बाद तीसरा है प्रमत्तता, मतलब प्रमाद, मतलब हम लोग टालते जाते हैं कि प्रैक्टिस हमको नहीं, जो योग अभ्यास हम लोग करते जाते हैं उसको हम लोग कारण बना बना करके टालते जाते हैं, ये होता है प्रमाद। उसके बाद है आलस्य, मतलब शरीर में क्या बोलते हैं तमोगुण बढ़ जाता है, तो उसके कारण क्या आता है आलस्य। फिर उसके बाद है ज्यादा नींद लेना, बहुत ज्यादा सोएंगे तो योगा प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, है ना, योग अभ्यास हम कहाँ से करेंगे। तो अत्यधिक नींद लेते हैं, ये भी क्या है योग अभ्यास का विघ्न है। फिर साधना में प्रेम न होना, ये चीजें तो सब में लागू होती है ना। तो जितना भी चीज हम लोग करते हैं जब उससे हम प्रेम ही नहीं करेंगे तो ये भी क्या है योग अभ्यास का विघ्न है। जैसे अब आप ही लोगों को देख लीजिए, कई सारे लोग मतलब यूजीसी ने उनको क्लियर करना है लेकिन उन लोगों को पढ़ना नहीं है, मतलब उनको पढ़ाई से प्यार नहीं है, है ना? तो ये भी क्या है आपका जो जर्नी है मतलब नेट और क्लियरेंस क्लियर करने का, उसमें विघ्न है। तो ठीक ये उसी प्रकार से है कि जो भी साधना हम चूज करते हैं तो उसमें प्रेम का ना होना क्या है योग अभ्यास के लिए विघ्न है। फिर उसके बाद भ्रांति, मतलब गलतफहमी कि बहुत सारा होता है ना कि जैसे ये यहाँ पर ही बोला गया कि योग अभ्यास के द्वारा रोग हो गया, तो जरूर उसने गलत तरीके से किया है तभी जा करके हुआ, है ना। और जो चीजें नहीं है उसको भी हम लोग सही समझते हैं या जो सही चीजें हैं उसको गलत समझते हैं, तो ये क्या हुआ हमारा भ्रांति। फिर उसके बाद है विषय वासना में अनुरक्त या फिर मन पर नियंत्रण का ना होना। विषय विषय मतलब जो विषय है उसकी ओर हमारी इंद्रियां क्या बोलते हैं भागती है, तो उस वासना में हम लोग क्या है, एक मिनट कहाँ चला गया, अनुरक्त रहते हैं। और उसके बाद जो हमारा मन है उस पर हमारा क्या है नियंत्रण नहीं होता है। फिर उसके बाद है अनाख्य, उसका मतलब होता है अप्रसिद्धि, है ना। तो प्रसिद्धि मतलब सुविख्यात है, मतलब जो अच्छे से प्रसिद्ध हो क्या है वो सुविख्यात, ख्यात करके बोला जाता है, जो बदनाम होता है होता है वो प्रसिद्ध है। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है। क्या स्लाइड गलत आ गई है, आवाज भी ब्रेक हो रही है। आ रही है अभी सही से? अभी थोड़ी है लेकिन स्लाइड जो है वो पुरानी आ गई है मैम, लास्ट वाली हाँ अभी ठीक है। चलिए, एक है अप्रसिद्धि, ये भी है क्या है हमारे योग अभ्यास के लिए विघ्न। फिर है योग तत्व का प्राप्त ना होना, जैसे कि हम लोग पतंजलि योग दर्शन में योग तत्व की भूमि पढ़े थे, तो योग तत्व के लिए जो दो भूमि उपयुक्त होती है कौन कौन सी है हमारी, कोई भी बता दीजिए माइक्रोफोन करके। वॉइस ब्रेक हो रही थी मैम, क्या पूछा आपने? अनवस्थित तत्वानी और मैम आलब्ध तत्व उपयुक्त भूमि भी है। क्या आंसर आया, किसी एमडीवाई की साइड से कोई जुड़ा हुआ है? नहीं, किनका है योग अभ्यास के लिए उपयुक्त भूमि? अभी भी नहीं आ रही है क्या वॉइस मेरी? मैम क्या क्वेश्चन था? अब आ रही है। योग अभ्यास के लिए मैम एकाग्र और निरुद्ध भूमि होनी चाहिए मैम योग अभ्यास के लिए। तो निरुद्ध तो और एकाग्र मैम। मैम स्लाइड चेंज नहीं है। प्राप्त होना टोटल 10 हमारे योग के लिए विघ्न है, ठीक है।
क्या क्या है, पहला योग अभ्यास के द्वारा रोग हो गया है ऐसा कह करके अभ्यास को छोड़ देना, फिर साधना पर शंका करना या विश्वास करना होना, फिर उसके बाद है प्रमाद, फिर आलस्य तमोगुण बढ़ जाता है, तो फिर है बहुत अधिक हम सोते हैं, फिर जिस योग साधन को हम अपना रहे हैं उसके प्रति प्रेम का ना होना, फिर है हमारे लिए भ्रांति, फिर है उसके बाद मन पर हम लोगों का नियंत्रण ना होना, विषय वासना में अनुरक्त होना, फिर है अप्रसिद्धि, अनाख्य, और 10वां है हमारा योग तत्व का प्राप्त न होना। ये है हमारे योग अभ्यास के लिए विघ्न। अब उसके बाद दिया गया है इसमें 3 ग्रंथियों का भेदन। अभी इसमें एक स्लाइड और नहीं, चलिए इसको मैं देखूंगी। चलिए 3 ग्रंथियों का भेदन, एक मिनट सॉरी, 3 ग्रंथियों का भेदन तो हमने पहले ही क्लास में डिस्कस किया था, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, है ना। आप लोगों ने ही बताया था जब मैंने क्वेश्चन किया था। तो एक मिनट, तो कुंडलिनी सीधी होकर सुषुम्ना के मुंह में प्रवेश कर जाती है, तब कुंडलिनी शक्ति रजोगुण से ब्रह्म ग्रंथि का क्या होता है, भेदन होता है। फिर उसके बाद है हृदय चक्र में, ये ब्रह्म ग्रंथि हमारा कहाँ पर स्थित होता है, बागी में पढ़ा होगा ना आपने, कंद ब्रह्म में, ग्रंथि का, हाँ बोलिए। कंद भाग में मैम। हाँ ठीक है, मूलाधार फिर चक्र में। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद है हृदय चक्र में किसका होता है, विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है ना। क्या बोलते हैं, अनाहत चक्र वाले स्थान में। फिर उसके बाद है आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। तो कुंडलिनी शक्ति जब सीधा होकर सुषुम्ना के मुख में प्रवेश कर जाती है, तब कुंडलिनी शक्ति रजोगुण से क्या है, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। फिर रजोगुण के बाद क्या आता है, सत्व गुण से युक्त, तो हृदय चक्र में इसका क्या होता है, विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। फिर आज्ञा चक्र में इसमें किसका होता है, रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। तो जब आज्ञा चक्र भेदन करके कुंडलिनी शक्ति 16-10 वाले अनाहत चक्र स्थान में पहुंच जाती है ना। ये सब कब होता है, जब आज्ञा चक्र को मतलब तीनों ग्रंथियों का भेदन हो जाता है ना। तो आज्ञा चक्र का करके जो कुंडलिनी शक्ति है वो 16 दल वाले अनाहत चक्र, मतलब इसमें अब अनाहत चक्र में कितने दल होते हैं करके बताया गया है, 16 दल, है ना। तो अनाहत चक्र यहाँ से चंद्र स्थान में पहुंच जाती है, और ये हमारा चंद्र स्थान कहाँ है, अनाहत चक्र 16 दल वाले चंद्र स्थान का क्या बोला गया है, आज्ञा चक्र में, है ना, जो रुद्र ग्रंथि होता है वहां पर। तो ये कुंडलिनी शक्ति उसको भेदन करके क्या है, चंद्र स्थान में पहुंच जाती है। क्लियर हुआ। मैम चलिए ये फिर समझ उसके नहीं बाद आया थोड़ा। मैम जैसे आज्ञा चक्र, आज्ञा, ये हृदय चक्र में विष्णु ग्रंथि का भेदन किया, फिर ये अनाहत चक्र भी तो हृदय में ही होता है ना मैम, वो थोड़ा सा हृदय समझ नहीं चक्र, आता। एक हृदय मिनट चक्र क्या में बोले आप। जैसे, हाँ, हृदय चक्र जैसे का पहले, स्थान ही अनाहत चक्र है। हाँ मतलब आज्ञा चक्र में जब रुद्र ग्रंथि का भेदन करके फिर वापस हाँ, अनाहत चक्र में आती है क्या कुंडली? नहीं 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 नहीं, वहां से होते हुए क्या है, वो चंद्र स्थान में पहुंच जाती है। ठीक है, एक मिनट, लेकिन इसमें कैसे दिया है, कुंडलिनी 16 दल वाले अनाहत चक्र में, मैं इसका यही मतलब समझी थी कि, एक मिनट आगे पढ़ते हैं ना, इसमें और दिया है, उसमें हम लोग को क्लियर हो जाएगा, और नहीं क्लियर होगा तो एक बार मैं देख लूंगी इसको। ठीक है, चलिए कुंडलिनी इसका सहस्रार चक्र में प्रवेश, तो कमल के नाल की तरह कुंडलिनी शक्ति होती है। इसका हमने मतलब आपने बाकी जब चक्र के बारे में जब आपने पढ़ा होगा, तब इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, है ना। तो कुंडलिनी कुंडलिनी है उसकी अलग अलग जगह से, जैसे जब वो सोई हुई रहती है तो उसको क्या है, सर्पिनी से उसकी तुलना की गई है ना। तो उसके बाद इसमें बोला गया कि कमल के नाल की तरह क्या है, कुंडलिनी शक्ति होती है, और इसके जागरण के लिए पद्मासन में बैठकर गुदा को ऊपर की ओर खींचकर कुंभक करते हुए वायु को ऊपर की ओर ले जाकर वायु के आधार से स्वादिष्ठान चक्र में स्थित अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए। मतलब देखिए इसमें मूल बंद और उद्यान बंद की जो विधि है, पहले क्या करना है, आपको पद्मासन में बैठना है, फिर उसके बाद गुदा की को ऊपर की ओर खींचकर, गुदा को ऊपर की ओर खींचना मतलब क्या हो गया हमारा,
क्या किसका मेथड है, कौन से मूलबंध। बंध का? हाँ ठीक है। फिर उसके बाद है, उसके बाद कुंभक करते हुए वायु को ऊपर की ओर ले जाकर, है ना, तो कुंभक करे हैं। फिर उसके बाद रेचन से पहले करते हैं ना उड्डयन, तो इसमें वही बोला है, कुंभक करेंगे, फिर वायु को ऊपर की ओर ले जाकर वायु के आघात से स्वाधिष्ठान चक्र में, है ना, मतलब उसमें बोला गया है ना हृदय में से भी ऊपर खींचना चाहिए, ऐसे करिए। तो ये क्या हो गया हमारा उड्डयन बंद। तो पहले पद्मासन में बैठेंगे, फिर मूल बंद करेंगे, फिर ये समझो उड्डयन बंद करेंगे। वायु के आघात से स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए। अब इसमें अग्नि का स्थान कहाँ पर बतलाया गया है, स्वाधिष्ठान चक्र में। तो पद्मासन में बैठकर जब मूल बंद करेंगे, उसके बाद उड्डयन बंद, फिर उसके बाद इस वायु के आघात से क्या है, स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित जो अग्नि है उसको क्या करेंगे, हम प्रज्वलित करेंगे। और ऐसा करने से अग्नि वायु के प्रहार से सुप्त कुंडलिनी जागृत होकर ब्रह्म विष्णु और रुद्र ग्रंथि का भेदन कर षड चक्र का भेदन करती हुई सहस्रार कमल में पहुंच जाती है ना। एक मिनट। इससे पहले वाली स्लाइड दिखाएंगे एक बार, उसमें सोडस लिखा हुआ है ना, सोडस चक्र। वो अनाहत चक्र के लिए बोला गया है और सहस्रार कमल चक्र के लिए बोला गया है ना। चलिए, तो अब देखो ज्ञान बंद तक करके समझ में आया था, है ना। उसके बाद करेंगे क्या है, इस वायु के आघात से स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। अब जब ऐसा करेंगे तो अग्नि और वायु के प्रहार से क्या है, सुप्त कुंडलिनी है वो जागृत हो जाएगी। ऊपर इससे पहले भी हमने यहीं पर पढ़ा था ना, क्या शायद मूलबंध में आई क्या चर्चा, कि अपान वायु को जब ऊपर खींचते हैं तो प्राण वायु के संयोग से भी, मतलब अग्नि में जब वो होता है तो कुंडलिनी है वो जागृत हो जाती है। तो अपान वायु का आएगा नीचे से, और फिर उसके बाद है वायु के, ऐसा करने से अग्नि और वायु के प्रहार से क्या है, जो सुप्त कुंडलिनी है वो क्या है, जागृत हो जाएगी। और वो जब जागृत हो जाएगी तो सबसे पहले ब्रह्म ग्रंथि का, फिर विष्णु ग्रंथि का, फिर उसके बाद रुद्र ग्रंथि का भेदन करके इन षड चक्रों को, मतलब हमारा मूलाधार, स्वाधिष्ठान, फिर उसके बाद है मणिपुर, मणिपुर के बाद आता है अनाहत, फिर अनाहत के बाद स्वाधिष्ठान और आज्ञा चक्र। इन षड चक्रों का भेदन करती हुई क्या है, सहस्रार कमल में पहुंच जाती है। ठीक है, आया ये मेथड समझ में। तो पहले पद्मासन में बैठेंगे, फिर गुदा को ऊपर की ओर खींचेंगे, फिर वायु को ऊपर की ओर ले जाकर जो वायु के आघात से क्या है, स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित अग्नि है उसको प्रज्वलित करेंगे। फिर अग्नि और वायु दोनों का जब प्रहार साथ में होगा तो जो सुप्त कुंडलिनी है वो जागृत हो जाएगी, और इससे क्या है, हमारे तीनों ग्रंथि का भेदन हो जाएगा। और जब तीनों ग्रंथियों का भेदन हो जाएगा तो ये तीनों ग्रंथियां चक्र में ही करके स्थित रहती है, तो उन षड चक्रों का भी भेदन करते हुए क्या है, सहस्रार कमल चक्र में पहुंच जाएगी। तो इसका ये वाला भी क्या बोलते हैं, आज्ञा का चक्र का भेदन करके, इसमें यही बोला गया है, तीनों ग्रंथियों का जब भेदन होता है ना, तो कुंडलिनी शक्ति है वो सबसे पहले क्या है, लास्ट में ये यहाँ तक आ जाती है ना। आज्ञा चक्र का भेदन करके ये षोडश दल वाले अनाहत चक्र, मतलब अनाहत चक्र में बताया गया है कि षोडश दल है करके, ठीक है। फिर ये कुंडलिनी यहाँ पहुंच जाती है चंद्र स्थान में, तो यहाँ तक बताया गया है आज्ञा चक्र में पहुंचती है करके। फिर उसके बाद ये सहस्रार चक्र में प्रवेश करती है। क्लियर हुआ, आया समझ में? किसी ने डाउट पूछा था मैम ना? वैसे तो अनाहत चक्र में तो 12 दल होते हैं, तो यहाँ षोडश बताया है। और ये हाँ, तो आज्ञा यही चीज चक्र को का, याद रखना है ना, हाँ, यही चीज आज्ञा को हमको चक्र का याद भेदन रखना है। करने के बाद अनाहत बोला है, यानी वो वाला हृदय वाला अनाहत नहीं होगा, मतलब और नाम दिया होगा ऐसे लग रहा है। नहीं और नहीं, आगे देखो इसमें, सहस्त्रहार भी बोला है, आखिर में जो पहुंचती है तो उसके बीच में रहेगा। देखो इसमें क्या है, इसमें आज्ञा चक्र ना, मतलब ये चंद्र स्थान वाले के लिए बोला गया है। आज्ञा चक्र का भेदन करके, मतलब यहीं पर आज्ञा चक्र का भेदन करती है, उस आज्ञा चक्र के पास ही क्या है, हमारा चंद्र स्थान है, उसमें पहुंचती है कुंडलिनी। लेकिन कब, ये षोडश दल वाला जो अनाहत चक्र है ना, ये उसको पार करके, ठीक है, ऐसा बोला गया है इसमें। हाँ जी मैम, वही मैं बोल रही थी कि वो, हाँ ठीक है, यस। चलिए, ये क्लियर हुआ सबको?
यस और नो? जी मैम। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है प्राण आदि का शिव तत्व में विलीन होना। तो 3 ग्रंथियों के जागरण के पश्चात जब मन अंतर्मुखी होकर स्वयं में आनंद की अनुभूति करने लगता है, तो ये जो फिर उसके बाद 3 ग्रंथियों के जागरण के पश्चात मतलब हमारी तीनों ग्रंथियां ब्रह्म, विष्णु और रुद्र वो जागरण हो जाएगी। तब उसके बाद मन क्या है हमारा अंतर्मुखी हो जाता है। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अब चक्र जागृत हो गई है, ग्रंथियां जब हमारे उनको भेदन हो गया है तो मन है क्या है वो हमारा अंतर्मुखी हो जाएगा और उसके बाद क्या है स्वयं में आनंद की अनुभूति करने लगेगा। फिर तब कुंडलिनी शक्ति अष्टधा प्रकृति है ना, अष्टधा प्रकृति के बारे में बोला गया है कि पंच तत्व मन, बुद्धि और अहंकार ये आठों मिल करके क्या बनाते हैं, इन्हीं आठों को एक साथ क्या कहा जाता है, अष्टधा प्रकृति। इस पंच तत्व में हमारे कौन कौन से आते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 हुए। उसके बाद मन, बुद्धि और अहंकार ये मिलकर क्या बनाते हैं, अष्टधा प्रकृति। ये क्वेश्चन ना आया हुआ है, आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो जब मन अंतर्मुखी हो जाता है तब कुंडलिनी शक्ति अष्टधा प्रकृति से गमन करते हुए शिव से क्या है, एकाकार हो जाती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है। इस अष्टधा प्रकृति से गमन करते हुए क्या है, शिव से एकाकार हो जाती है और उसी में विलीन हो जाती है। कौन कौन विलीन हो जाती है? कुंडलिनी। देखो आप लोग तुरंत रिप्लाई किया करो। मैं जब क्लास अटेंड करती थी तो सर का क्वेश्चन खत्म होता था और तुरंत मेरा आंसर आता था। कुंडलिनी शक्ति मैम। हाँ ठीक है, कुंडलिनी शक्ति। जल्दी रिप्लाई किया कीजिए, क्लास में 26 लोग जुड़े हुए हैं, है ना। फिर उसके बाद है इस प्रकार अधोभाग स्थित रज व ऊर्ध्व स्थित शुक्ल वायु के वेग से शिव में मिल जाते हैं तथा प्राण व अपान भी शिव में विलीन हो जाते हैं। तो देखो इस प्रकार अधोभाग स्थित मतलब जो हमारा ये है गुदा का, गुदा में मतलब क्या है, गुदा वाले स्थान में मतलब अधोभाग में, है ना, उसमें स्थित रज है ना, रज रूपी कुंडलिनी ऐसे करके आप किसी किसी ग्रंथ में पढ़ेंगे, है ना। तो रज ये मतलब अधोभाग स्थित रज व ऊर्ध्व स्थित शुक्ल वायु, है ना। नीचे में क्या है हमारा रज, ब्रह्म ग्रंथि के लिए भी रज करके बोला गया है ना, रजोगुणी करके आप इससे जस्ट पहले वाले इसमें पढ़े हैं, है ना। तो अधोभाग स्थित रज व ऊर्ध्व स्थित शुक्ल वायु, है ना। तो इसके ऊपर क्या है, शुक्ल वायु के वेग से शिव में क्या है, मिल जाते हैं। तो और इससे क्या होता है, तथा प्राण व अपान भी शिव में विलीन हो जाते हैं। तो प्राण आदि तत्व का शिव तत्व में विलीन कैसे होता है, पहले मन है क्या है, तीनों ग्रंथियों का जागरण होता है, उसके बाद मन है अंतर्मुखी हो जाता है और उस अंतर्मुखी होने से आनंद, स्वयं में आनंद की अनुभूति करने लगता है। फिर उसके बाद कुंडलिनी शक्ति अष्टधा प्रकृति से होते हुए शिव से एकाकार हो जाती है और उसी में विलीन हो जाती है कुंडलिनी शक्ति। और ऐसा होने से अधोभाग स्थित रज व ऊर्ध्व स्थित मतलब उससे ऊपर, अधोभाग से जो ऊपर स्थित है ऊर्ध्व स्थित शुक्ल वायु के वेग से किससे क्या है, शिव में मिल जाते हैं तथा प्राण व अपान भी शिव में विलीन हो जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये हुआ हमारा प्रथम अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे ना। अब उसके बाद इसमें द्वितीय अध्याय में दिया गया है, इसमें टोटल है हमारे 49 मंत्र। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है खेचरी मुद्रा की चर्चा। तो इसमें कहां है, 1 मिनट ना देख लेती हूँ टोटल कितना स्लाइड बचा है। अच्छा बहुत सारा बच गया मैम ये शुक्ल आज की वायु क्लास जो बताया है, मैम शुक्ल वायु जो 1 बताया मिनट है उसका मतलब बताएंगे, कुछ और कहते हैं कि किसका, शुक्ल वायु जो बोला है शुक्ल वायु। देखो शुक्ल देखो नीचे में स्थित क्या बोला गया है, रज करके, है ना। फिर तो ये हुआ, फिर उसके बाद सत्व गुण से युक्त, है ना। तो रज के बाद क्या है, सत्व गुण, है ना। और शिव को ऑलरेडी क्या बोला जाता है, तमोगुण करके, है ना। तो इस कारण यहाँ पर क्या बोला गया है, शुक्ल वायु करके। ठीक है। और इस शुक्ल वायु का मतलब यहाँ पर प्राण से ही करके है। नीचे से हम लोग अपान को उठाते हैं, है ना। और उसके बाद क्या है, ऊपर से ये जो हमारा प्राण है वो क्या है, शुक्ल वायु, उसी को बोला गया है ऊर्ध्व स्थित शुक्ल वायु। वो हमारे ऊपर मतलब ऊपर में होती है ना, हृदय वाले स्थान में स्थित होती है प्राण वायु, है ना। तो उसी को बोला गया है शुक्ल वायु करके।
ठीक है। मैम शुक्ल का यहाँ शुक्र से लिया गया है क्या? मैं पता नहीं, मैंने तो शुक्ल ही करके पढ़ा और मेरे को इसका यही मतलब समझ में आया। मैं एक बार चेक कर लूंगी सर। ठीक नहीं, है। ग्रंथ में दिया है, मतलब ग्रंथ क्या में मैम? दिया है। हाँ। हेलो, शुक्ल मतलब शुद्ध क्या? एक मिनट, कौन से वाले में है? चलिए यही आज हो? की क्लास यहीं तक करते हैं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कौन से मैम नंबर यदि के आपके श्लोक की। पास हाँ मेरे आपके पास है। पास ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का हो तो। अच्छा नहीं, मेरे पास इसी की योग कुंडलिनी उपनिषद की जो मेन बुक है ना, वो दी हुई है। हाँ एक हाँ, मिनट तो मैं। इसमें दिया है शुक्ल के लिए शुक्र यूज किया है। अच्छा। जैसे पुरुष और स्त्री का जैसे रज और शुक्र इस रूप में हम्म। शायद लिया गया हो। अच्छा ठीक है, मैं एक बार इसको चेक कर लेती हूँ, है ना।